जापान के पास्ट में हमारा सफर शुरू होता है कई हजार साल पहले, जोमन पीरियड से, जो लगभग चौथे हजार बीसीई से 300 बीसीई तक था। इस जमाने के लोग ज्यादातर हंटर गैदरर्स और शुरुआती किसान थे, जो अपनी खास पॉटरी के लिए जाने जाते थे, जिस पर रस्सी के निशान होते थे। जोमन का मतलब ही है कोड मार्केट, यानी रस्सी के निशान वाला। ये बर्तन, जो थ्यूनिया की कुछ सबसे पुरानी पॉटरी में से हैं, एक बढ़िया आर्टिस्टिक सेंस और एक सेटल्ड, भले ही सिंपल, वे ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं। वो लोग नेचर के साथ मिलजुल कर रहते थे। उनकी छोटी छोटी बस्तियां आइलैंड्स पर फैली हुई थीं, और वो अपने पीछे शेल माउंट्स और पिट ड्वेलिंग्स छोड़ गए, जिनसे उनकी डेली लाइफ की झलक मिलती है, जो इन हरी भरी जमीनों पर इंसान की अडेप्टेबिलिटी और शुरुआती क्रिएटिविटी का सबूत है। जोमन के बाद आया यायोई पीरियड, करीब 300 बीसीई से 300 सीई तक, जिसमें बड़े चेंजेस हुए। इस थियोर में वेट राइस यानी गीले चावल की खेती शुरू हुई, जो एशियन कॉन्टिनेंट से आई थी, ज्यादातर कोरिया के रास्ते। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से बस्तियां और सेटल्ड हो गईं, पॉपुलेशन बाज गई, और समाज में ऊंच नीच यानी सोशल स्ट्रैटिफिकेशन डेवलप हुआ। ब्रॉन्ज और आयरन थियोनोहन में मेटल वर्किंग भी इसी समय आई, जिससे नए टूल्स, हथियार और पूजा पाठ की चीजें बनी। इस पीरियड ने एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोसाइटल स्ट्रक्चर की नींव रखी, जिसमें बिखरे हुए ट्राइबल ग्रुप से बड़े पॉलिटिकल यूनिट्स बने, जो आगे चलकर जापानीज स्टेट बनने में एक जरूरी की थीम था। इसके बाद का कोफन पीरियड, जो करीब 300 सीई से 538 सीई तक था, उसका नाम बड़े की होल शेप के बेरियल माउंट्स कोफून के नाम पर रखा गया, जो रूलिंग एलीट यानी बड़े लोगों के लिए बनाए जाते थे। ये शांतियर टियले कुछ तो इजिप्ट के पिरामिड्स जितने बड़े थे, हाइट में भले ही ना हो, ये दिखाते हैं कि पावरफुल क्लैंस और एक ज्यादा सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का उदय हुआ, खासकर यामाटो क्लैन, जिसने धीरे धीरे अपनी पावर जमाई और इंपीरियल डायनेस्टी की नींव रखी। इसी समय जापान का कोरिया और चाइना के राज्यों से कांटेक्ट और गहरा हुआ, जिससे वहां से बहुत सारे कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल आइडियाज आए, जिन्होंने थीश के फ्यूचर को बहुत डीपली शेप किया। इसमें चाइनीज स्क्रिप्ट को शुरू में अपनाना भी शामिल था। असू का पीरियड 538 से 710 सीई में बुद्धिज्म फॉर्मली आया और एस्टैब्लिश हुआ, जो कोरिया से आया था, और अपने साथ सिर्फ नए धार्मिक विश्वास ही नहीं, बल्कि चाइना से इन्फ्लुएंस होकर आर्ट, आर्किटेक्चर और शासन के नए मॉडल्स भी लाया। प्रिंस शोटोकू, जो इस दौर के एक मेन फिगर थे, उनको बुद्धिज्म और कन्फ्यूशियन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने और 17 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जाना जाता है, जो रूलर्स के लिए एथिकल और पॉलिटिकल गाइडलाइंस बनाने की एक शुरुआती कोशिश थी। ये कल्चरल एब्जॉर्प्शन अपने चरम पर पहुंचा नारा पीरियड में 710 से 794 सीई, जब जापान की पहली परमानेंट कैपिटल हेजोक्यो में बनी, जो आज का नारा है। टांग डायनेस्टी की कैपिटल चंगान की तर्ज पर बनी नारा बुद्धिस्ट लर्निंग और आर्ट का एक हैपनिंग सेंटर बन गई, कॉन्टिनेंटल कल्चर की एक चमकती हुई रोशनी, जिसे जापानीज सेंसिबिलिटीज के हिसाब से ढाला गया था। मुरोमाची पीरियड का जो तीसरा हिस्सा था, उसमें करीब 100 साल तक भयंकर सिविल वॉर चली, जिसे सेनगोकू जेडाई या वॉरिंग स्टेट्स का युग कहते हैं। लगभग 1467 से 1603 तक पावरफुल डाइम्यो, जो कि रीजनल फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वो सब सुप्रीमेसी के लिए एक दूसरे से भिड़ रहे थे, अपने अपने इलाके बना रहे थे और जमीन और थेबथेबे के लिए लगातार लड़ते रहते थे। ये बहुत ज्यादा उथल पुथल और सोशल मोबिलिटी का टाइम था, जहां वफादारी अक्सर आती जाती चीज थी और मिलिट्री ताकत ही सबसे ऊपर थी। फिर भी इस अफरा तफरी के माहौल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन और स्ट्रेटेजिक जीनियस वाले लोग उभरे, जिनके मन में टूटे हुए थीश को एक ताकतवर अथॉरिटी के नीचे फिर से एक करने का सपना था, ताकि ये लगातार चलने वाली लड़ाई खत्म हो सके। ऐसे ही 3 शांतियर लीडर्स, जिन्हें अक्सर 3 ग्रेट यूनिफायर्स कहा जाता है, ने एक के बाद एक जापान के यूनिफिकेशन का रास्ता बनाया। पहले थे ओडा नोबुनागा, एक बेरहम लेकिन ब्रिलियंट स्ट्रेटेजिस्ट, जिन्होंने नए मिलिट्री टैक्टिक्स, जिसमें पोर्चुगीज ट्रेडर्स द्वारा लाए गए फायरआर्म्स का असरथियर इस्तेमाल भी शामिल था, के जरिए कई दुश्मन डाइम्यो को अपने काबू में कर लिया। 1382 में नोबुनागा के असैसिनेशन के बाद उनके सबसे काबिल जनरल टोयोटोमी हिदेयोशी, जो एक मामूली परिवार से थे, ने थीश को एक करने का काम पूरा किया। हिदेयोशी एक माहिर पॉलिटिकल मैन्यूवरर और मिलिट्री कमांडर थे, लेकिन उनके एम्बिशंस जापान की सीमाओं से भी आगे थे, जिसकी वजह से उन्होंने कोरिया पर महंगे और आखिरकार अनसक्सेसफुल हमले किए।
1598 में हिदेयोशी की मौत के बाद पावर आखिरकार टोकुगावा इयासु ने अपने हाथ में ले ली, जो एक और चालाक दाइमियो थे और जिन्होंने बड़े सब्र से अपने वक्त का इंतजार किया था। 1600 में सेकिगाहारा की लड़ाई में उनकी डिसाइसिव जीत ने सेनगोकू पीरियड को असरथियर तरीके से खत्म कर थेया और टोकुगावा शोगुनेट की नींव रखी, जिसने जापान पर 250 से ज्यादा सालों तक राज किया। इस युग को एडो पीरियड कहते हैं। 1603 से 1868 तक इयासु ने पावर का सेंटर एडो यानी आज के टोक्यो में शिफ्ट कर थेया और एक सोफिस्टिकेटेड गवर्नेंस सिस्टम लागू किया, जिसे पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था, जिससे शोगुनेट का थीश और उसके कई फ्यूडल लॉर्ड्स पर लंबे समय तक कंट्रोल बना रहे एडो पीरियड की खासियत थी। एक लंबी, पहले कभी न थीखी गई शांति और काफी हद तक खुशहाली बाहरी असर और किसी भी तरह के विद्रोह से बचने के लिए टोकुगावा शोगुनेट ने साकोकू यानी थीश को सबसे अलग थलग रखने की पॉलिसी अपनाई, जिससे बाहरी दुनिया के साथ ट्रेड और कॉन्टैक्ट पर बहुत सख्ती से रोक लगा दी गई। सिर्फ नागासाकी में डच और चाइनीज के साथ कुछ लिमिटेड बातचीत की इजाजत थी। थीश के अंदर एक सख्त सोशल हायरार्की लागू की गई थी। इस आइसोलेशन के बावजूद या शायद इसी वजह से जापानी कल्चर अनोखे तरीकों से फला फूला। इस दौर में एक वाइब्रेंट अर्बन कल्चर का उठे हुआ काबुकी थिएटर, बुनराकू पपेट प्ले, उकियो ए वुड ब्लॉक प्रिंट्स पॉपुलर हुए और हाइकू पोएट्री और भी बेहतर हुई, जिससे एक रिच कल्चरल लेगेसी बनी।